गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राजीव रंजन दास आप लोगों के समक्ष अपना एक वीडियो लेकर आया हूं, खासकर एनसीईआरटी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आप लोगों को इंग्लिश का क्लास देना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने अपने इस चैनल को प्रिपेयर किया अपनी टीम की मदद से। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का, जिन्होंने मुझे यह योग्यता दी है ताकि मैं आप लोगों को अपना कुछ ज्ञान बटोर सकूं, दे सकूं। और दूसरी तरफ मैं शुक्रगुजार अपने टीम के लिए भी हूं, जिन्होंने मुझे इस चैनल को तैयार करने में काफी मदद की। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स यह है कि आज के वर्तमान समय में स्टूडेंट्स का सबसे जो बेसिक नीड होता है वह है इंग्लिश। आप किसी भी सेक्टर में जाइए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत पार्ट एंड पार्सल हो जाता है, एक अभिन्न अंग हो जाता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैंने खासकर क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए यह चैनल तैयार किया है, जिससे वो इस चैनल के माध्यम से इनको सब्सक्राइब करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है। अगर यह वीडियो मेरा पसंद आए तो मैं इसके बाद सारे सीरीज जो बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, खासकर क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, मैं सारे चैप्टर्स को आप लोगों के सामने इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन करूंगा, ताकि हर तबके के स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड आप लोगों को आज पढ़ाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर 1 प्रो सेक्शन में है, मैं आप लोगों को हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। ओके। और हमारा जो मोड ऑफ टीचिंग होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाई के तरीके में किसी भी प्रकार की कमी खले या आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है, तो कृपया आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा। ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में अपनी गलती को सुधार कर सकूं। और इस वीडियो के लिए मैं आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इसमें कोई भी कमी हो तो मेरे इस कमी को आप जरूर क्षमा करें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल अ लेटर टू गॉड है। अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर G.L. फेंटिस। G.L. फेंटिस इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है, इसकी कहानी को लिखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक ऐसे पात्र की कहानी है जिसे ईश्वर पर आस्था है, विश्वास है। उनका विश्वास उस चट्टान की तरह है जो अडिग नहीं, जो बिल्कुल हट नहीं सकता, जो अपने स्थान पर बिल्कुल अडिग रहता है। तो हो ना हो, हमारे विश्वास को उस चट्टान के सिमिलर बताया गया है, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आप में वो विश्वास है, आप में वो बिलीफ है, आप में वो फेथ है, तो आप बड़े से बड़े चट्टान को, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। इट मीन्स यू आर कैपेबल,
you are capable to move all types of problems, all types of obstacles, whatever you want. Okay, so इस स्टोरी में भी लैंचो नाम का एक कैरेक्टर है जो वाइटल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और उस पर यह पूरी कहानी आधारित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टोरी के जो टॉपिक है बिफोर यू रीड, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जो छोटे से ब्लॉग में दिया हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉग है जिसमें लैंचो के बारे में बताया गया है कि वह एक किसान है और वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। ईश्वर को पत्र लिखने के पीछे उसका क्या थॉट है, उसकी क्या मजबूरी है, उसके क्या प्रॉब्लम है, ये हम इस स्टोरी के माध्यम से जान पाएंगे। इसमें है कि लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियून्ड। रियून्ड का मतलब बर्बाद होना होता है, खत्म हो जाना होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाना होता है। तो जब उसके फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ओके, तो नाउ ही टेक्स अ डिसीजन, he takes a decision himself to write a letter to God, क्योंकि उसे यह विश्वास है, he has a complete faith in God. Now God who will support him, God who will help him, because his crops are ruined and God is the main factor. Okay, God is the main factor for ruining the crops of Lancho. ओके, तो उसे यह विश्वास होता है कि जिसने उनको यह तकलीफ दी है शायद वो ही मसीहा बनकर उनकी मदद करे। और मदद के रूप में वह 100 पेसो के लिए एक लेटर लिखता है, जिसके माध्यम से वह यह बताना चाहता है कि आप हमें यह 100 पेसो भेजते हो तो मैं अपने सारे कमी को, अपने बर्बादी को, ठीक है, उसे मैं ठीक कर सकूं, मैं उससे उभर सकूं। तो इसलिए वो 100 पेसो के लिए एक पत्र लिखता है गॉड को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या वह पत्र उसके द्वारा लिखा जाना, क्या गॉड तक उसके लेटर पहुंचते हैं? इट मीन्स डज लैंचोस लेटर रीच गॉड? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। सेकेंड क्वेश्चन, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या जिस पत्र को लैंचो के द्वारा लिखा जाता है उस पत्र के जवाब में क्या ईश्वर के द्वारा उसे मांगी गई राशि मिलती है या भेजी जाती है? ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी। आप सोचिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आप ऐसे प्रश्नों के क्या आंसर दे सकते हैं? इट मीन्स यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन गेस इट। ओके, व्हाट्स योर आंसर वुड बी? Okay, and guess how the story continues before you begin to read. अब मैं आपको यह स्टोरी हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब करके पढ़ा रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यान दें। देखिए, इसमें स्टोरी है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरे वैली में, वैली जिसको हम घाटी कहते हैं, और वैली आप लोग बखूबी जानते होंगे कि किसी दो पहाड़ों के बीच के जगह को हम वैली कहते हैं, जिसे घाटी कहा जाता है। ओके, तो पूरे वैली में, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहां उस घर को, जहां की लैंचो का घर है, उस वैली में केवल उसी का घर है। क्रेस्ट का मतलब हो जाता है टॉप ऑफ अ हिल, तो पहाड़ के ऊपर, छोटे से पहाड़, ऐसी नहीं कि हम चोटी की बात कर रहे हैं, हिल के ऊपर बैठकर वह काफी दूर तक देख सकता है, नदी की धारा को देख सकता है, पके फल को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब भरे हुए फूल, जो गार्डन फूलों से भरे हुए हो वैसे दृश्य को वह देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो इस बात का संकेत करता है कि गुड हार्वेस्ट है, यानी अच्छी खेती के होने का प्रमाण है।
The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. लेकिन पृथ्वी को, इसके बावजूद भी पृथ्वी को हर समय एक चीज की जरूरत होती है और वो है बारिश। क्योंकि बिना बारिश के, बिना वर्षा के आप एक अच्छी खेती की उम्मीद नहीं कर सकते। सही बात है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रेन, ओके, विदाउट नॉट अ हैवी रेन बट विदाउट ड्रिजलिंग रेन और विद continuously rain also. So it's universal truth for a good harvest. ठीक है। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately, देखिए इसमें एक वर्ड आया हुआ है जिसको हम लोग परिचित रूप से या जिसके बारे में जो लोग जान रहे हैं, जिससे वाकिफ हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो यहाँ पर लैंचो दिन भर, ठीक है, वह सुबह से ही अपने खेतों की स्थिति को जान रहा है, अपने खेतों की स्थिति से परिचित है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी वह कुछ नहीं करना चाहता था सिवाय इस चीज के कि वह आकाश में की ओर देखता है, ताकि उसे भी उम्मीद है कि हल्की बारिश हो, ताकि उसकी खेती के लिए, उसके फसल के लिए अच्छे। Now we were really going to get some water. The woman who was preparing supper. दूसरी तरफ लैंचो की पत्नी जो कुछ पानी के लिए वह भी चाहती है, कुछ पानी की उम्मीद करती है, ठीक है, और वह सपर को प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। सपर का मतलब हो जाता है भोजन। ऐसे जैसे कि आप लोग सुबह का नाश्ता करते हो, दिन का भोजन करते हो, शाम का नाश्ता होता है, रात के भोजन होते हैं, तो हर एक समय के भोजन को, हर एक समय के लंच टाइम को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमारा लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, फिर मिड डे मील भी आप उसको बोल सकते हो, फिर रात के समय को हम डिनर भी कहते हैं, सपर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस वुमन के द्वारा सपर की तैयारी हो रही है और वह जवाब देती है यस गॉड विलिंग, मतलब जो ईश्वर की इच्छा हो, क्योंकि यह बिल्कुल सही बात है कि ईश्वर की इच्छा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक ना। गॉड विलिंग इज अबव ऑल। दूसरे किसी भी व्यक्ति की कुछ भी हो मनसा, कुछ भी इच्छा, लेकिन उनकी इच्छा के सामने सभी नतमस्तक है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। दूसरी तरफ लैंचो के जो बड़े लड़के हैं वो लोग भी खेतों में काम कर रहे होते हैं। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जबकि उनके छोटे लड़के घर के बाहर, घर के नजदीक खेल रहा है और उसकी माँ के द्वारा उन लोगों को बुलाया जा रहा है, आवाज दी जा रही है, कम फॉर डिनर के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि खाना तैयार हो चुका है कंप्लीटली। इसलिए अपने लड़कों को खिलाने के ख्याल से वो आवाज लगाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी इसमें है कि मील करने के दौरान, भोजन करने के ही दौरान लैंचो वह प्रेडिक्ट करता है। आप लोग जान लीजिए कि प्रेडिक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसको हम लोग कहते हैं भविष्यवाणी करना, किसी भी चीज का के बारे में बताना। आप इसके अगर सैनोनिम्स को देखिए तो प्रोफेसी भी आप लोग बोल सकते हैं, प्रोफेसी। ओके, तो यह प्रोफेसी, यह प्रेडिक्शंस लैंचो के द्वारा किया जाता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने वाली हैं, शुरू होने वाली है। क्योंकि वह इस चीज का प्रेडिक्शंस करता है, क्योंकि वह आकाश की ओर देख रहा होता है और आकाश की ओर देखने पर उसका यह उम्मीद होता है, उसकी यह विश्वास होती है कि शायद हो ना हो हल्की बारिश हो सकती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी पूर्वी हिस्से में खास करके क्लाउड्स को देखा जा रहा है जो कि बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब उमड़ घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश होने वाली है। इस तरह के दृश्य आकाश में दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत ताजी, बिल्कुल मीठी, बिल्कुल
स्वीट एयर बह रही होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग। उस व्यक्ति के पास कोई दूसरा और कारण नहीं है सिवाय इस बात के कि रेन का फीलिंग वह उसको आनंदित कर रहा है। वह भी कौन सा रेन? जो ड्रॉप्स उसके बॉडी पर पड़ रहे हैं, एक बूंद दो बूंद करके जो उसके शरीर पर गिर रहे हैं, उस बूंद से वह अपने आप को बहुत ही प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा है। ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। जो बारिश के बिग ड्रॉप्स उसके बॉडी पर पढ़ते हैं वह अपना स्टेटमेंट देता है लेंचो। वह कहता है कि आकाश से ये गिरने वाली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सही मायने में बारिश की बूंदे नहीं बल्कि न्यू क्वाइंस है, उन सिक्कों की तरह है, न्यू क्वाइंस की तरह है। उसके अनुसार बड़े बड़े बूंदों को वह 10 सेंट पीसेस कहता है, इससे वह एड्रेस करता है, संबोधित करता है। और जो छोटे छोटे बूंद होते हैं उसे वह लिटिल वंस आर फाइव्स, उसे वह 5 सेंट पीसेस का एड्रेशन देता है। यानी उसके नजर में जैसे यह क्वाइंस हैं, करेंसीज हैं। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अपने आप को वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा है क्योंकि वह फील्ड में लगे हुए जो राइप कॉर्न है, जो फूलों के साथ जो राइप कॉर्न है, वह देखकर वह बहुत संतुष्ट है, बहुत सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। एंड ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ऐसा लगता है, ड्रैप्ड का मतलब कवर, ढक जाना। ठीक है। तो ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ऐसा लगता है कि जो राइप कॉर्न है वो बिल्कुल बारिश से क्या हो जाएंगे? कवर्ड हो जाएंगे, ढक जाएंगे। वो इस कदर ढक जाएंगे जैसे किसी कपड़े से हम किसी भी चीज को ढक देते हैं। तो इट मीन्स द राइप कॉर्न विच वाज गोइंग टू बी कवर्ड विद रेन ऑल्सो। when it would be covered, when the raindrops which come from the sky, now it completely covers with the ripened corn also. But suddenly, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशंस, इतना सेटिस्फैक्शन को फील करने पर अचानक क्या होता है कि a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. उसके सारे सोचे हुए अपने प्रेडिक्शंस पर, अपनी सोची हुई बातों पर बिल्कुल वह खरा नहीं उतर सकता है। क्यों? क्योंकि अचानक क्या हो जाता है कि बहुत जोर की हवाएं बहनी शुरू हो जाती है, और इतना ही नहीं, उस हवा के साथ बारिश भी होती है, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हेल स्टोन्स के ज्यादा गिर जाने से फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो वह हेल स्टोन्स की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी प्रेडिक्शंस नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है कि नियति के आगे किसी का नहीं चलता। ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की जो इच्छा होती है वो बलदायक होती है। इसलिए उसके ना चाहते हुए भी बारिश तो होती है, लेकिन इन बारिश के साथ हेल स्टोन्स, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, ठीक है, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. यानी सही माना जाए तो जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे वो सिल्वर क्वाइंस की तरह थे, क्योंकि उसने बारिश की बूंदों को, बिग ड्रॉप्स को भी क्वाइन कहा, छोटी बूंदों को भी क्वाइन कहा, और जो हेल स्टोन्स भी गिर रहे थे उस हेल स्टोन्स को भी उसने न्यू सिल्वर क्वाइंस का नाम दिया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pears. लेकिन दूसरी तरफ लैंचो के लड़के, क्योंकि उन लोगों को यह नहीं मालूम था कि इस हेल स्टोन से उसके फसल की क्या स्थिति होगी, वे लोग उछलते कूदते हुए, ठीक है, वो कलेक्ट करने लगे जो फ्रोजन पियर्स था। फ्रोजन का मतलब होता है जो जमी हुई मोती, फ्रोजन पियर्स। फ्रोजन
जिसको हम कहते हैं जमा हुआ। और फ्रोजन का जो रूट वर्ड होता है, जो बेस वर्ड होता है, उसको फ्रीज कहा जाता है। तो फ्रीज का सेकेंड फॉर्म फ्रोज और फ्रीज का थर्ड फॉर्म फ्रोजन होता है। तो फ्रोजन और पियर्स मोती को कहा जाता है। बीट्स भी आप बोल सकते हो। तो नो द न्यू सिल्वर क्वाइंस, ओके, now which were dropping from the sky including with the rain, they were addressed by Lencho new silver coins, okay, and they were a form of frozen pearls also. It's really getting bad now, exclaimed the man. उस व्यक्ति के द्वारा यह एक्सक्लेम किया जाता है, यह एक्सप्रेस किया जाता है कि यह बिल्कुल बुरा हो रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैंने यह आशा की है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी ये जो स्थिति हो रही है, जो हेल स्टोन्स गिर रही है, ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रैंड ऑन द हाउस, लेकिन यह जल्द नहीं बीता, यह जल्द खत्म नहीं हुआ। करीबन 1 घंटे तक हेल जो है, हेल स्टोन्स वह गिरता रहा। The garden, the hillsides, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. यानी वो हेल स्टोन्स का ड्रॉपिंग होना, वो गिरना, उस न्यू सिल्वर क्वाइंस ने सारे जगहों को भर कर रख दिया, चाहे वह लेंचों का घर हो, चाहे वैली हो, चाहे गार्डन हो, चाहे हिलसाइड्स हो, चाहे कॉर्नफील्ड हो, हर एक जगह, हर एक पार्ट वो हेल स्टोन्स से भर गया। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ केवल सफेद ही सफेद, फील्ड बिल्कुल सफेद हो गया हो, और कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक से वह बिल्कुल भर गया हो, कवर हो गया हो। ये स्थिति हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। यहां तक क्या एक भी ऐसा पत्ता नहीं था, पेड़ों के एक भी ऐसे पत्ते नहीं थे, ठीक है, जहां कि इसका असर ना हुआ। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल लगे हुए थे, जो अनाज लगे हुए थे, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों में, पौधों में जो लगे हुए फूल थे वो खत्म हो गए, जैसे मानो वह बिल्कुल वैनिस्ड हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गए। लेंचो शॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सही बात है कि लेंचो की जो आत्मा थी, उसका दिल बिल्कुल सैडनेस हो गया, वह बिल्कुल उदास हो गया, उदासी छा गई उसके चेहरे पर, उसके मुस्कान पर, ठीक है। When the storm had passed, जब स्टॉर्म रुक गया, खत्म हो गया, he stood in the middle of the field and said to his son, उस हेल स्टोन्स के गिरने के जब यह स्थिति बंद हो गई, खत्म हो गई, तो अपने खेतों के मध्य में जाकर खड़ा हो गया, अपने खेतों के बीच में। he stood in mid of the field, और अपने लड़कों से कहा, a plague of locust would have lived more than this. प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट होता है जिसको हम विनाश बोल सकते हैं, और प्लेग एक महामारी होता है। यानी ये जो विनाश की स्थिति है, इस महामारी ने, महामारी किस सेंस में लेंचो ने ऐसा कहा, विनाशकारी स्थिति किस सेंस में लेंचो ने कहा, वो जो हेल स्टोन्स गिरा, जो भारी बारिश हुई, तेज हवा चली, आंधी की जो स्थिति बन गई थी, इन सारे इवेंट्स को, इन सारे डिजास्टर्स को, इन सारे नेचुरल हैपनिंग्स को उसने अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट कहा, जिसने उसके सारे फसल बर्बाद कर दिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा लेंचो के खेत में। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वह अपने बेटों से कहता है कि इस वर्ष हम लोगों को अनाज का एक दाना भी नहीं होगा, ठीक है। It means we will have no any single corn this year. That night was a sorrowful one. वह रात हरेक परिवार के हरेक सदस्य के लिए बिल्कुल
शोकाकुल स्थिति थी, सॉरोफुल था, बिल्कुल शोक मनाने वाली स्थिति थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब उन लोगों के पास कोई वर्क नहीं था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, उस वैली में कोई और भी नहीं थे जो उनकी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ये लैंचो का स्टेटमेंट था अपने बेटों के लिए, यानी वह कंप्लीट सैड हो गया, ठीक है ना। ही वॉज completely sad, he was completely sorrowful because his totally crops which were destroyed due to dropping the hailstones, okay, and those hailstones, okay, which was covered with his fields and all the ripe corns which were destroyed. It seems that now the hails which were similar to a plague of locust. Okay students, इसके बाद देखिए आप लोगों का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इस एक्सप्लेनेशंस पर आधारित यह ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। आप लोग यह देख सकते हो, आप लोग अपने बुक की मदद लेकर के यह देख सकते हो। तो आप लोग जो स्टोरी को समझ पाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी सॉलिटरी का यहाँ पर मतलब है एकांतवासी, निर्जन या अकेला, यानी जो बिल्कुल अकेला रह रहा हो, जो बिल्कुल एकांतवास कर रहा हो, उसे हम सॉलिटरी कहते हैं। तो उसका घर बिल्कुल सॉलिटरी हाउस के रूप में था, क्योंकि पूरे वैली में केवल लैंचो के ही घर थे। तो उसकी जो स्थिति थी बिल्कुल वह निर्जन स्थान में था, ठीक है। तो कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था, बस उसे केवल एक आशा थी, और वह आशा किसकी थी? गॉड की, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसे ईश्वर से मदद मिलेंगी, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति के, यानी लैंचो के परिवार के हर एक मेंबर्स बिल्कुल उदास थे, मॉर्नफुल थे, सोरोफुल थे, ठीक है। लेकिन उन सबों में, खास करके लैंचो में, एक बहुत बड़ी आशा थी, जिसको कहते हैं ना आप आशा की किरण। तो नो लैंचो हैड अ रे ऑफ होप, एंड दैट रे ऑफ होप इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड हु इज ऑलमाइटी, ओके, and God who can change each and everything. Either you are, suppose either you are destroyed, either you are, it means completely, it means collapsed also, each and everything. Either you have lost each and everything, but only God who can support you, who can help you. Okay students, तो एक आशा को लेकर के वह जी रहा था। समझिए कि वह सोच रहा था कि बस एक ही आशा है, वो है ईश्वर की मदद। ईश्वर से वह मदद अब लेना चाह रहा था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हम लोगों का सारा कुछ खो गया, सारा कुछ हम लोगों ने खो दिया, हमारा टोटल कंप्लीट लॉस हो गया, लेकिन ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता। और यह बात भी बिल्कुल सही है बच्चों कि ईश्वर भूखे उठाता है लेकिन भूखे सुलाता नहीं। आप रात में खाकर सोते हो, लेकिन जब सुबह आप नींद से जगते हो, उठते हो, तो उस समय आपका पेट खाली रहता है, क्योंकि जो खाना प्रीवियस नाइट में खाए हुए हैं वो आपका डाइजेस्ट हो गया, तो उस समय आप भूख प्रतीत करते हो। लेकिन जब रात में फिर आप पुनः सोने के लिए जाते हो अगले दिन, तो आप खा करके ही जाते हो। इसलिए भगवान भूखे उठाते जरूर हैं लेकिन भूखे सुलाते नहीं। तो बिल्कुल यह यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता।
All through the night, Lencho thought only of his one hope. अब पूरी रात लेंचो ने यह सोचा कि केवल एक ही आशा है और वो आशा है द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मिलने वाली मदद. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. उसकी आंखें बिल्कुल मानो गड़ गई हो हर एक चीज को देखने में. वह बिल्कुल निहार रहा था, देख रहा था. Even what is deep in one conscience, यानी उसके मन में, उसके चित्त में जो भी बातें चल रही थी, सही या गलत, वो बिल्कुल अपने मन में सोचा जा रहा था. ठीक है, वह सोच रहा था, लेकिन आशा केवल उसे अब ईश्वर से ही रह गई थी. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यह शब्द ये हमारा फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है. यहाँ पर यह नहीं है कि लेंचो को एक ऑक्स के रूप में माना जा रहा था. यहाँ पर रूप में माना जाने का मतलब हो गया कि वह बहुत ही कर्मठ था, बहुत ही हार्ड लेबरर था, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था. इट मीन्स ही वाज सो लेबोरियस, ओके, दैट कांट बी इमेजिन. Okay, that is beyond per description. Now he was an ox of a man. It is true that working like an animal in the fields. जब उसके खेतों में फसल लगते थे या जब वह कल्टीवेटिंग वर्क करता था तो वह एक जानवर की भांति परिश्रम करता था. इसीलिए यहाँ पर लेंचो को एन ऑक्स ऑफ अ मैन कहा. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इसे कैसे लिखें, लेटर को कैसे लिखा गया. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. अगले दिन संडे को जब डे ब्रेक हुआ तो उसने लेटर को लिखना शुरू किया स्वयं से, और उसके बाद उस लेटर को लेकर वह टाउन गया. ठीक है, और वह मेल मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर के उस लेटर को वह ड्रॉप करना चाहता था. उस लेटर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस केवल एक भगवान को लिखा गया एक पत्र था. ईश्वर से मांगने के लिए, ईश्वर से मदद लेने के लिए उसने जो पत्र लिखे थे वह मैटर उसमें था. गॉड ही रोट. देखिए उसने क्या लिखा. उसने लिखा कि इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. यानी ये उसके डिस्क्रिप्शंस थे जो उसने लेटर में मैटर लिखे. उसके मैटर यह था कि वह अपने गॉड से कह रहा है, वह इस तरह से बयां कर रहा है जैसे गॉड उसके समीप हो, गॉड उसके सामने बैठे हो. आप समझ सकते हो कि उसे कितना विश्वास था, कितना अडिग विश्वास था. वह लिखता है कि यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 पेसोस की जरूरत है. 100 पेसोस आप समझ सकते हो, यानी 100 रुपये, जैसे हम लोग 100 रुपया बोलते हैं, 100 रुपी बोलते हैं, तो उस तरह से पेशो यहाँ पर 1 रुपी को कहा गया, 1 रुपी क्वाइन को कहा गया. तो 100 पेसो इट मीन्स 1 रुपी नोट, और 1 रुपी में बी द करेंसी. ओके, तो नो इट मीन्स 100 पेसोस वह मांग करता है गॉड से. वह कहता है कि अपने खेतों में फिर से बीज बोने के लिए, फिर से फसल लगाने के लिए उसे 100 पेसोस की आवश्यकता है. ठीक है बच्चों. एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म. यानी वह यह भी लिखता है कि फसल के आने तक उसे कम से कम एटलीस्ट उसे 100 पेसोस की जरूरत होगी, क्योंकि डॉट डॉट डॉट. डॉटेड का मतलब हो गया द हेल स्टॉर्म डॉटेड. इट मीन्स कि उसके क्या फैक्टर हैं, क्यों वह 100 पेसोस मांग रहा है, क्या उसकी क्षति हुई है, इन सारी बातों को वह अपने लेटर में लिख देता है. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप पर वह टू गॉड लिखकर पुट द लेटर इनसाइड, उसके बाद लेटर को इन्वेलप में डाल देता है. एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन.
वह समस्या से तो घिरा हुआ है ही, फिर भी वह टाउन गया हुआ है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वह उस इन्वेलप पर एक स्टैम्प को यानी टिकट को वह चिपकाता है, एफिक्स करता है, और एफिक्स करने के बाद मेल बॉक्स में, जिसको हम पत्र पट्टिका भी कहते हैं, आप लोग जान लीजिए, मेल बॉक्स को हम लोग पत्र पट्टिका भी कह सकते हैं। मेल बॉक्स इट मीन्स पत्र पट्टिका, यानी ऐसी पट्टिका जिसमें कि हम लोग लेटर को, अपने द्वारा लिखे गए लेटर को ड्रॉप कर सके, डाल सके, तो वह पत्र पट्टिका में अपने लेटर को डाल देता। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसमें से एक एम्प्लॉयज पोस्टमैन होता है। इट मीन्स द वर्क ऑफ पोस्टमैन दैट इज टू डिलीवर द डिफरेंट लेटर्स, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, और टू मेक इट श्योर टू deliver it from door to door. Okay, so now this is the main work of a postman. Okay, तो पोस्टमैन जो है वह पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है। जब वह पोस्ट ऑफिस में, मतलब जो वहां के जो पोस्टमैन है, ठीक है, वह पोस्ट ऑफिस की मदद करता है, लेटर्स को पहुंचाने में मदद करता है, लेटर्स को देने में मदद करता है। तो went to his boss and laughing heartily and showed him the letter to God. वह अपने बॉस के पास हंसता हुआ जाता है और उस लेटर को वो दिखाता है अपने बॉस को, ठीक है ना, अपने बॉस को वह लेटर दिखाता है, जिस लेटर को लैंचो के द्वारा पत्र पट्टिका में यानी मेल बॉक्स में ड्रॉप किया गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि पोस्टमैन को उस लेटर को देखने के बाद वह थोड़ा शॉक्ड भी होता है, आश्चर्यचकित होता है, एस्टोनिश्ड होता है। ही बिकेम कंप्लीटली, इट मीन्स विद वंडर, he was completely covered with wonder. It means what is this? He never saw this kind of letter in his life. उसने ऐसा लेटर कभी नहीं देखा, खास करके इस तरह के एड्रेस को। It means on which the address was letter to God. It means it was directly written to God. It means who was that person who has written this letter to God, and what a complete faith in God also by that person. This is the question. Okay, the postmaster, a fat, amiable, यानी जब पोस्टमैन का ये फीचर्स बताया जा रहा है कि वह थोड़ा मोटा है। एमिएबल का मतलब होता है जो मधुर स्वभाव का हो, सर्वप्रिय हो, जो सभी का प्यारा हो, विलव्ड हो, फेलो, वह इस तरह का व्यक्ति था। एमिएबल भी था और फैट भी था। तो नाउ इट इज द फीचर्स ऑफ अ पोस्टमैन। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी हंसी निकल पड़ते हैं, हंसी छूट जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। यानी इसमें अब है कि पोस्ट मास्टर के बारे में यह दिया गया है कि पोस्ट मास्टर वो थोड़े फैट हैं, एमिएबल हैं, मधुर स्वभाव के हैं, सर्वप्रिय हैं, ठीक है। वह उनकी भी हंसी छूट जाती है जब पोस्टमैन के द्वारा उस लेटर को पोस्ट मास्टर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। लेकिन अचानक वो थोड़े गंभीर हो जाते हैं। कौन? पोस्ट मास्टर। वो थोड़े गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी उस लेटर को वो बाहर निकालकर डेस्क पर रख देते हैं। टैपिंग का मतलब बाहर निकालना। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्ट मास्टर, ओके, विच it means take that letter which referred to Lancho also. So now first of all he take that letter out of the desk, okay, and commented. उस पर कमेंट होता है what faith, ये टिप्पणी दी जाती है पोस्ट मास्टर के द्वारा, डाक अधीक्षक के द्वारा, कि कितनी विश्वास है, ठीक है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God also. यानी उनके द्वारा उनकी यह इच्छा है, यह वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि इस व्यक्ति का यह कितना विश्वास है, अडिग विश्वास है, जिसने इस लेटर को लिखा, और वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड,
यानी पत्राचार का जो पता दिया गया है वो गॉड को दिया गया है, गॉड का दिया गया है। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर कैम अप विद एन आइडिया। इसलिए पोस्टमास्टर भी नहीं चाहते हैं कि लेखक का जो विश्वास है गॉड पर वह अपने विश्वास को खो दे, उनकी विश्वास बनी रहे, उनकी जो आस्था है, लैंचो का जो विश्वास है, जो आस्था है, वो आस्था ईश्वर के प्रति बना रहे। इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक तरकीब आती है, एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का, ये आइडिया उनके दिमाग में आती है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन वाकया यह होता है कि इसका उत्तर देने के लिए उनको भी जरूरत होती है कि वो अपनी इच्छा शक्ति, यानी वो अच्छे से अच्छे मैटर्स को लिख सके, ठीक है। इंक और पेपर लेकर के वो मदद देना तो चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे स्टेटमेंट को देना चाहते हैं जिससे यह लगे कि लैंचो को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, ठीक है। यानी कि गॉड ने डायरेक्ट उसे भी लेटर भेजा उसकी मदद के लिए, ठीक है। बट ही स्टक टू द रिसोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary। उस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर को यह समझते देर नहीं लगती कि 100 पेसोस का डिमांड किया गया है लैंचो के द्वारा। इसलिए पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, रुपयों के बारे में कहते हैं, 100 पेसोस के बारे में कहते हैं, जिसमें पोस्टमास्टर स्वयं अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं मदद के लिए, ठीक है ना। मदद के लिए वो 100 पेसोस को पूरा करने के लिए अपनी सैलरी का कुछ भाग स्वयं देते हैं और साथ ही अपने एम्प्लॉयज को भी कहते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उन अधिकांश मित्र, चूंकि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस में, वो सारे एक तरह से मित्र के रूप में ही व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर होता है। तो अपने मित्रों से भी वो अपेक्षा करते हैं कि लैंचो की मदद की जाए। किस रूप में? तो एन एक्ट ऑफ चैरिटी, परोपकार के नजर से, परोपकार के कह सकते हैं कि मतलब परोपकार के मद्देनजर, ठीक है ना। एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कार्य जो चैरिटी के लिए हो, परोपकार के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। चूंकि 100 पेसोस को पूरा करना इतनी बड़ी राशि तो नहीं थी, लेकिन खास करके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए ये डिफिकल्ट था कि इतने मतलब 100 पेसोस की राशि को उन लोगों के द्वारा गैदर किया जाए, कलेक्ट किया जाए। इसलिए वे लोग बस इस योग्य थे कि फार्मर के द्वारा मांगे गए 100 पेसों में से मोर देन हाफ, यानी आधा से कुछ ज्यादा वो भेज देना चाह रहे थे और भेजते भी मदद के लिए, क्योंकि गॉड को जो लेटर लिखा गया उसके एवज में वो हाफ, मोर देन हाफ, इतनी राशि को वह भेजते हैं, यानी आधा से ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वो इन्वेलप में मनी को डाल देते हैं। एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, यानी लैंचो को एड्रेस करते हुए लेटर के माध्यम से और पता के रूप में, यानी जो रिप्लाइंग जो होता है, ठीक है ना, जो रिसीवर होंगे तो रिसीवर लैंचो इस संबंध से था, इस वे में था, और सिग्नेचर के रूप में गॉड थे, यानी कि गॉड जो है वो सेंडर हो गए, कि गॉड के द्वारा लैंचो को भेजा जा रहा है, तो यहां पर गॉड सेंडर हो गए और रिसीवर के रूप में लैंचो हो गए। इट मीन्स यह दिखाने के लिए कि वाकई गॉड ने उसके लेटर का उत्तर दिया। फिर देखिए बच्चों, ऑरल कम्प्रीहेंशन चेक है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसी स्टोरी, इस पैराग्राफ को, इन पैराग्राफों को मैंने जितने भी पैराग्राफ्स पढ़ा है,
तो इन सारे पैराग्राफ्स को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे और उस पर आधारित ये ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन भी है आप। और इंग्लिश लिटरेचर में देखिए, आप लोगों को मैं यह बात बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े आंसर लिखिए या फिर जैसे एसएससी वगैरह समय आप बहुत लेंथी आंसर लिख देते हैं, तो देयर इज नो नीड टू राइट सच काइंड ऑफ लेटर, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर। Okay, your answer must be sure and short. Your answer must be in a compact form. Okay, so that it's very decorative. Okay, with a view to the examiner, with a view to your teacher. Okay, students, now listen. अब आगे. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले दिन संडे को लेंचो बहुत ही सवेरे अपने सारे काम को करता हुआ वह लेटर लेने के ख्याल से आता है, ठीक है, और यहाँ वह स्वयं पोस्टमैन के द्वारा उसे हैंड ओवर किया जाता है उस लेटर को, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा इंक्लूडिंग विथ पोस्टमास्टर के द्वारा वह तैयार किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी यह एक्सपीरियंस, यह अनुभव यहाँ पर शो करता है। इसलिए बच्चों मैं भी आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के बारे में जो भी आप लोगों को कमेंट्स करने हैं, सबसे पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा वीडियो अगला आता रहेगा, मैं आप लोगों के समक्ष अपने वीडियो को रिप्रेजेंट करता रहूंगा, वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। और आप लोग अपना कमेंट्स देना भी ना भूलें ताकि जो भी कमी खलेगी या जो भी कमी दिखती है, झलकती है, कृपया उसके बारे में आप लोग जरूर शेयर करें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यदि हिंदी में जो मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, मैं करने के लिए तत्पर हूँ। इसलिए जरूर से जरूर आप लोग कमेंट्स करें। धन्यवाद।